तो हमारा क्या चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में हम लोग मतलब गाउस लॉ के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अनुप्रयोग में हम लोगों ने दो देख चुके हैं, कौन कौन से। पहला पतली एक लंबी छड़ के कारण या सीधे तार के कारण, दूसरा है ना एक किसी आवेशी चादर के कारण, ठीक सीट के कारण, और फिर तीसरा हम लोग आ रहे हैं, तीसरा आ रहे हैं किसमें, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। अभी तक हम लोगों ने देखा था पतले तार के कारण, फिर देखे थे हम लोग सीट के कारण। किसके कारण, सीट के कारण हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसा। ठीक, इसके लिए वैल्यू कितनी आई थी, कौन बताएगा, ई की वैल्यू कितनी आई थी, बोलो। 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर आया हुआ था। इसके लिए वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा बाई 2ε0। सब दिमाग में सेट रखो। ठीक, अब फिर तीसरे सेक्शन पे आ रहे हैं हम लोग, गोलीय खोल के कारण। गोली खोल समझते हो, खोखला गोला रहेगा। कैसा रहेगा, एक खोखला गोला होता है, एक भरा गोला होता है। जैसे बॉल जो होती है वो खोखली होती है, जो कंचा होता है गोली खेलने वाली, वो क्या होता है, वो भरा होता है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं ना, रसगुल्ला कैसा होता है, भरा होता है, वो खोखला नहीं होता है। लेकिन फुल्की हाँ क्या होती है, अंदर खाली होती है, समझ रहे ना। तो खोल का मतलब वो क्या होगी, अंदर से खाली होगी, ठीक है ना। तो सेल का मतलब खोल होता है। ठीक, थोड़ा सा अब यार मतलब समझ गए ना, जो अंदर खाली हो उसको। ठीक, अब कोई भी चीज हो सकता है ना, जो मन करे वो उठा लो। ठीक है, तो चलिए भाई समझते हैं। अब हम लोग ये दो वैल्यू हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। पहली वैल्यू हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे दूरी पे मतलब रख रहा था, अगर दूरी हम लोग घटा रहे थे तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा था, दूरी बढ़ा रहे थे वैद्युत क्षेत्र घट रहा था। और यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ पे दूरी पर निर्भर नहीं करता। और डबल सीट के लिए वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये भी जानते रहिएगा आप लोग। अब हम लोग तीसरे के लिए चेक करते हैं कि ई की वैल्यू कितनी आती है, और यही तीसरे काम लोग देखेंगे, और यही हमारा गाउस का एप्लीकेशन है। तीन के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है ना, जो न्यूमेरिकल और थियरी दोनों भी आते हैं। कौन आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो चलिए फिर समझते हैं हम लोग। हमारे पास मान लीजिए कि एक गोला है, ठीक है, क्या है, गोला है। गोला सब लोग जानते हो ना, ये देखने में वृत्त लग रहा है, बट आपको फील क्या करना है, गोला। वृत्त केवल ऐसे होता है, और गोला मतलब बॉल, महसूस कर रहे हो। ठीक, जैसे अगर मैं ऑरेंज ले लूं, या मान लो मैं गुआवा ले लूं, समथिंग कुछ भी ऐसी चीजें, अनार ले लूं, ठीक, उसके ऊपर अगर हम ढेर सारे स्टार लगा दें, ढेर सारे स्टार लगा दें, वो सब क्या कहलाएंगे, चार्ज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको चार्ज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। ये देखो, ठीक है, ये पूरा एक समान रूप से मैंने आवेश का क्या कर दिया, वितरण कर दिया। ठीक, जैसा कि हम लोग पहले वाले में किए थे, एक पतला छड़ लिए थे या पतली एक तार लिए थे, उस पर हम लोगों ने एक समान रूप से वितरण किया था। फिर जब हम लोगों ने सीट लिया था, वहां भी हम लोगों ने एक समान से वितरित किया था। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक समान से वितरित किए हैं। एक बात समझना है, यहाँ पे इसके आयतन में मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हूं, बल्कि पृष्ठ पर वितरण किया हूं, सरफेस पर वितरण किया हूं। ये हो गया गोला, ठीक, ये क्या हो गया, गोला, फुटबॉल, जो भी समझो। उसके ऊपरी भाग पर हमने क्या किया है, आवेश का वितरण किया है। पक्का हुआ, अंदर इसे कोई आवेश क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी बंद पृष्ठ पर अगर आवेश का वितरण करते हैं तो वह आवेश हमेशा पृष्ठ पर ही वितरित होता है। कि मैंने पीछे बताया आप लोगों को, मैंने पृथ्वी का एग्जांपल आपको लिया था कि अगर आप चार्ज दोगे किसी भी चीज को, अगर पृथ्वी को चार्ज दिया जाए तो वह पृथ्वी के अंदर नहीं बल्कि वो कहाँ, पृष्ठ पर वितरित होगा। तो किसी भी अगर बंद बॉडी को चार्ज दिया जाए तो वह चार्ज कहाँ पर होता है, बाहरी भाग पे। ठीक, इसका मैंने ढेर सारा आपको एग्जांपल भी समझाया था कि अगर आप कार में बैठे हैं सुरक्षित और बारिश हो रही, बिजली तड़क रही है,
ठीक, तो क्या कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति प्रभावी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार के अंदर कोई आवेश का वितरण संभव ही नहीं है। लेकिन कार क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। ये नहीं खिड़की खोल के झांक रहे हो। खिड़की खोल दोगे तो चार्ज का वितरण अंदर भी होने के चांसेस पूरे रहेंगे और आपको बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए, है ना, जब आप बिजली कड़कती है तो अपने कमरे की खिड़कियां आप क्या कर लो? बंद कर लो। तो जो आवेश का वितरण हुआ होता है वो कहाँ होता है? बाहरी पृष्ठ होगा और आप उससे क्या रहोगे? सुरक्षित रहोगे। ठीक, ये बात हो गया हमारा। तो मैं लिख रहा हूं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, ये कोई आर रेडियस का गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है, कैपिटल आर। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। तो माना कोई माना एक गोली कोस, गोली कोस समझ गया ना? गोली कोस मतलब खोखला गोला। ठीक, गोली कोस जिसकी त्रिज्या आर है। कितनी है? जिसकी त्रिज्या आर है, को क्यू आवेश से को को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। एक समान रूप से क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। जिसका वितरण, जिसमें आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ पर होता है। ठीक, न कि आयतन में, न कि आयतन में। चलो, इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। पहली चीज तो माना एक गोली कोस है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। माना एक गोली कोस है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ठीक, और इसकी त्रिज्या अगर आर है, को एक समान रूप से क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। इसके पूरे पृष्ठ को, पूरे सरफेस को एक समान चार्ज से क्या किया गया है? आवेशित किया गया है, प्लस चार्ज से, जिसमें आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर होता है, न कि कौन है अरे यार, चलो चलो, है ना? ठीक, न कि आयतन में। ठीक है ना? क्या करेंगे भाई? जिसमें आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर होता है, न कि आयतन में होता है। ये बात क्लियर है? चलो, अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र, हम लोग सबसे पहले क्या याद करते हैं? फ्लक्स का मान याद करते हैं। और फ्लक्स का मान याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बताओ, अगर आपको एक गोला ढकना है तो आप क्या करोगे? इसके चारों तरफ से। हाँ, अगर आपको गोला ढकना है, जैसे मान लो हमारे पास एक छोटा बॉल है, अगर उसको ढकना है तो उसको कहाँ रख दो? एक बड़े बॉल में रख दो, एक बड़े स्फेयर में रख दो, एक बड़े गोले में रख दो, तो क्या होगा? पूर्ण रूप से ढक जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ की
कल्पना करते, ठीक। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या होगी बताओ, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, लेकिन स्मॉल आर जो होगा, जिसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, हम मानते हैं अभी, लेकिन जिसकी त्रिज्या आर है, आर जो होगा वो बताओ इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा ना, भले छोटा माना हूं लेकिन आर विल बी मच ग्रेटर देन, आर विल बी ग्रेटर देन आर। क्लियर है ना? स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। भाई अगर इसको ढकना होगा, इससे बड़ी त्रिज्या का मानोगे ना, तभी तो ढकेगा। तो चलो हम गॉसियन सरफेस से मानते हैं, और गॉसियन सरफेस कहाँ माना जाता है? जिस बिंदु पर आपको क्या करना हो, जिस बिंदु पर क्या करना हो, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो, उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, ठीक। जहां यहाँ थोड़ा इतना नो लिखते हैं, ऐसे पूरे लिखिएगा, गोले से पी बिंदु पर फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो चलो फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। एक हम लोग मानते हैं गॉसियन पृष्ठ, और गॉसियन पृष्ठ भी कैसा होगा? गोलीय होगा। गॉसियन पृष्ठ भी कैसा होगा? गोलीय होगा हमारा। अब मान लेते हैं कि हमको इस पी पॉइंट पर, हमको इस पी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हमें क्या ज्ञात करना हो, फ्लक्स का मान ज्ञात करना होगा, उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। हमने गॉसियन सरफेस खींच लिया। अब जैसे गॉसियन पृष्ठ खींचोगे, अब क्या होगा? हम जानते हैं कि यहां से चूंकि ये चार्ज इधर पड़े हैं, है ना, और यहां से क्या होंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही होंगी? बाहर निकल रही होंगी। और जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही होंगी तो यह इस पृष्ठ से होकर के गुजरेंगी, और यह पृष्ठ के लंबवत होकर के गुजरेंगी, और जब पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी तो लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक डीएस भाग मानते हैं, एक छोटा भाग मानते हैं। तो चलो छोटा भाग लेते हैं। इस पी पॉइंट पर एक छोटा सेक्शन लेते हैं, इस पी पॉइंट पर एक छोटा सेक्शन लेते हैं जिसका नाम है ds, और इस पूरे का नाम है s, और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक। बड़े वाले गोले का स्मॉल r है और छोटे वाले गोले का कैपिटल R है। यहाँ पे मैं साफ साफ दर्शाया हूँ कि छोटा वाला ज्यादा है जबकि बड़ा वाला छोटा है, ये माना गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब बताओ, जब हम लोग एक छोटा सरफेस मान लेते हैं, एक छोटा सरफेस मान लेते हैं, तो यहां से क्या होगा भाई? जो आवेश यहाँ पे होगा उसके कारण क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही होगी। तो जब वैद्युत क्षेत्र, भाई वैद्युत क्षेत्र रेखा तो यहां से भी निकल रही होगी, यहां से भी निकल रही होगी, यहाँ 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 ऐसे चारों तरफ निकल रही होगी, है ना। वैद्युत क्षेत्र रेखा पूरे गोले से चारों तरफ निकल रही होगी, ठीक। तो कुछ तो ऐसे होंगे जो इस छोटे वाले भाग से निकल रही होंगी। भाई वैद्युत क्षेत्र रेखा कट कर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, हर जगह से जा रही है ना वैद्युत क्षेत्र रेखा बाहर। तो कुछ तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो इस डीएस भाग को क्या कर रही होंगी? कट करते हुए जा रही होंगी। तो चलो मान लेते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस प्रकार से गुजर रही है, ऐसे, ठीक। बात सही है? क्या करेंगे? हाँ सॉरी, हाँ ठीक, यहीं से जाएगा, अंदर तो आवेश है नहीं, आवेश यहाँ से, यहीं से आवेश निकलेंगे, ठीक। यहाँ से वैद्युत रेखा जा रही है बाहर, ठीक। अब बताओ, ये जो मैंने, हम लोग जानते हैं जब हमें फ्लक्स ज्ञात करना होता है, फ्लक्स को फाइंड करना होता है, तो हमको क्या चाहिए? वैल्यू एक ही चाहिए होती है और एक डीएस चाहिए होती है, और उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता है, अर्थात ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस, हमको यहाँ पे थीटा चाहिए, ठीक। तो थीटा चाहिए तो पहले ये चेक करो कि डीएस है, डीएस क्या होता है? डीएस क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर होता है हमारा।
और क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। हमेशा पृष्ठ क्या होता है, अब समझो, महसूस करो एरिया वेक्टर। मान लो कि ये गोले का मैं छोटा भाग लिया हूं, यहाँ पे ये गोले का छोटा भाग लिया हूं, ठीक। अब बताओ यहां से इसका जो सरफेस एरिया होगा किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, समझ ना, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत यही तो होगा। इसका मतलब जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र गया है उसी दिशा में कौन होगा, उसी दिशा में कौन होगा, क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा होगी एन कैप। समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, फिर से समझो। जैसे अगर मैं किसी बॉल के अंदर एक बल्ब जला दूं और बॉल जो हो ट्रांसपेरेंट हो, तो प्रकाश जो निकलेगा चारों तरफ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक। तो अगर मान लो हम कहीं पे मार्कर से गोला मार दे, वहां पे कहीं से वहां पे गोला मार दे मार्कर से, तो क्या होगा, उसमें से भी तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी ना, वो पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। और जहां से वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है वो लंबवत निकल रही होगी। सेम एज हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक। क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, इसीलिए दिशा उसकी भी इधर ही होगी। अर्थात यहाँ थीटा की अगर वैल्यू देखोगे तो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है। और जब दोनों दिशाएं सेम होंगी तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो चलो समझते हैं, फ्लक्स के लिए फाई जो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ई डॉट डी एस आएगा हमारा, या ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा होगा हमारा। थीटा की वैल्यू वहां से कितना रखोगे, 0 डिग्री। कितना रखोगे, फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा वैल्यू, फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस कितना डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1, ये तो सभी को पता है। कॉस 0 क्या हो जाएगा, हाँ लिख सकते हैं। अगर डी फाइल लगाएंगे तो इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक। मैं इंटीग्रेशन लगाने चूंकि लास्ट में वही आने वाला है, ठीक। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन में एक ही तरह लगाया हूं, अगर इस तरफ भी लगाओगे तो डी फाइल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। लास्ट में वही आने वाला है। तो चलो बताओ, cos 0 का मान 1 हो गया हमारा, बचा क्या, ई डी एस, क्या बचा, तो फाई इज इक्वल टू अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है क्या वो बदलेगा, क्या नहीं, ध्यान दो, वो नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर हम डीएस का समाकलन करेंगे तो डीएस का समाकलन करने पे हमको वह पृष्ठ मिलता है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा जो पृष्ठ पहले से हम लिए हैं, ठीक। तो क्या जैसे हम लोग उसमें किए थे, है ना, तो उसमें क्या आया था, सिलेंडर आया था। तो उसमें जब हम छोटा भाग माने थे, जब इसका पूरा समाकलन हुआ था तो सिलेंडर का 2 पाई आर एच रखा गया था, 2 पाई आर एल रखा गया था, रखा था नहीं। ऐसे यहां भी, यहां गोला लिया गया है तो गोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग। पहले देखो होल इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि ई तो फिक्स है यहाँ पे, ई तो बदलने वाला है नहीं, ई तो बदलने वाला है ना, चेंज होगा नहीं। तो ई जब नहीं चेंज होगा तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। जो वैल्यू फिक्स होती है, जो कांस्टेंट होती है, जो स्थिरांक होता है ना, जो एक डिजिट होता है, न्यूमेरिक होता है, उसका कोई समाकलन नहीं होता है। उसको मैंने बाहर रख दिया और यहाँ डीएस को रखो, है भी क्लियर। और डीएस को रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ये छोटा भाग है, जब इसका समाकलन करोगे, ये छोटा भाग किसका है, इस गोले का है। मतलब उस तरबूज को जो आप लोग काट के थोड़ा सा निकाल करके चखते हो कि पक्का है कि कच्चा है कि मीठा है कि तीखा है ना, अगर उसका समाकलन कर दो तो पूरा क्या मिल जाएगा, तरबूज मिल जाएगा। समझा। अगर मैं अपनी बॉडी से थोड़ा सा मटेरियल निकाल करके उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरी पूरी बॉडी मिल जाएगी। अगर इस मार्कर का मैं छोटा सा भाग काट करके ले जा करके समाकलन कर दूं तो क्या मिल जाएगा, समझ आया नहीं, बोलो। ऐसे घर से थोड़ी सी सब्जी लाओ, उसको काट दो, काट के निकालो, उसको समाकलन कर दो, है ना, तो बड़ा मिल जाएगा, खाओ बना के, है कि नहीं। चलो भाई समाकलन करो, डीएस ये पूरा आ जाएगा। अब बताओ, फाइव इक्वल टू ई इंटू डीएस बड़े वाले का है, रेडियस कौन सा रखोगे, बड़ा वाला, रेडियस कौन सा रखोगे, ये नहीं गलती से भूल से आ रख दिए, छोटा वाला बड़ा वाला रख दिए तो भी गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। तो डीएस 4 पाई आर स्क्वायर,
समझ में आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, है ना, ये फ्लक्स की वैल्यू आई। नाउ यू कैन राइट एज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? फ्रॉम, अब देखो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, गाउस नियम। हम लोग जानते हैं जब फ्लक्स निकाल लेते हैं तो फ्लक्स निकालने के बाद क्या अप्लाई करते हैं, गाउस लॉ। ठीक, तो गाउस नियम अप्लाई करते हैं। तो चलो देखो, फ्रॉम गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या होता है भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई, बोलो, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, यही तो होता है। पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन एबव इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन एबव इक्वेशन। ठीक, नाउ यू कैन द you can find the you will find the value of phi q by epsilon naught is equal to e into 4 pi r square q upon, ये होगा। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या फाइंड करना है, क्या निकालना होता है, वैद्युत ई का मान निकालोगे ना, ई का मान यहां से निकालो। ई का मान जब निकालोगे तो 4 पाई स्क्वायर कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ई की वैल्यू मिलेगी क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो भाई, 1/, ये 4 पाई भी यहां जाएगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और क्यू ऊपर है तो क्यू को ऊपर रखो, अपान क्या आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। होगा कि नहीं होगा, ये होगा ई की वैल्यू। ध्यान है ये किसके लिए है, ये भी ध्यान रखना है ना। हाँ, गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर, कहा निकाले हैं, बाहरी बिंदु पर, बाहरी भाग पर, बाहरी भाग पर। ठीक है, गोलीय कोश के बाहरी भाग पर, बाहरी भाग का मतलब आप गोलीय कोश जो लिए हो इसके बाहर कहीं भी आप चेक करोगे, ठीक, रेडियस का मान चेंज कर देना। ठीक, अब यहां पर हम लोग फिर देख रहे हैं कि जो ई की वैल्यू आई है वो आर पर डिपेंडेंट है और क्यू पर भी डिपेंडेंट है, मतलब आर पर भी निर्भर कर रही है, क्यू पर भी निर्भर कर रही है। अगर आर का मान यहां से बढ़ाओगे घटाओगे ई का मान भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। अगर आर का मान बढ़ाओगे ई का मान घटेगा। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे इस पॉइंट को मानोगे, मतलब तीव्रता ज्यादा कहां मिलेगी, एकदम पास में। फिर और दूर जाओगे, दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये चल रहा है ना। इसका मतलब है क्या कि दूरी बढ़ाओगे तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी। और किस फॉर्म में घटेगी, स्क्वायर के फॉर्म में घटेगी। समझ रहा ना, अगर दूरी को 2 गुना घटाओगे तो 4 गुना घट जाएगी। समझ रहा नहीं, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे तीव्रता का मान क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटता जाएगा। अच्छा, ये कारण कोई बता सकता है क्या, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा दूर जाओगे तो, बताओ बताओ बताओ, सही बता रहे, बताओ सही बता रहे, बताओ। बहुत अच्छा बता रहे, एकदम सही, एकदम सही, गुड। यहाँ देखो शॉर्टकट में देखो, जब बनाते नहीं जाओगे तो ये समझ में आएगा। देखो भाई, देखो देखो, बहुत अच्छा बताया इसने। देखो देखो ध्यान से, ये मान लो कि एक गोला यहाँ है, एक पृष्ठ यहाँ, एक पृष्ठ यहाँ है और कोई आवेश यहाँ पड़ा हुआ है। ध्यान समझना, अगर हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारें, ढेर सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, पता है इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा क्यों है और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान कम क्यों है, क्योंकि हाँ, इनके रेखाओं के जो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच की जो दूरियां हो रही है ना, वो आगे जाने पर बढ़ती जा रही हैं। देखो पहले यही 2 लाइन है, इस पॉइंट पर इतनी दूरी है, इस पॉइंट पर इतनी दूरी है, और यही 2 लाइन है, इस पॉइंट पर इतनी दूरी हो गई है ना। और हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो तीव्रता क्या होती है, घटती है। ये पीछे मैं आपको बताया हूं कि अगर वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो ज्यादा पहचानना हो तो वैद्युत क्षेत्र के बीच की दूरियों से पहचानो।
अगर उनके बीच की दूरियां क्या हो, कम ज्यादा होंगी, कम होगी तो तीव्रता ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है भाई, दो टॉर्च मैं मार रहा हूं पास पास करके तो शाइनिंग ज्यादा होगी। अगर उसी टॉर्च को मैं दूर दूर कर दूं तो शाइनिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। होगी नहीं होगी भाई? एक लड़का मलखान टॉर्च मार रहा है, एक यहाँ दोनों लोग पैरेलल मार रहे हैं इमामगंज खड़े होकर के, वो अपना देख रहा होगा, इधर अपना देख रहा होगा, भाई कॉम्बिनेशन बहुत कम बन पाएगा ना। लेकिन अगर उन दोनों टॉर्चों को मैं धीरे धीरे कहां लाता जाऊं, पास लाता जाऊं, तो देखो कि सामने शाइनिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे यहां भी है, अगर वैद्युत क्षेत्र दिखाओगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो अगर पास पास होती हैं, इसीलिए यहाँ खूब पास पास है, यहाँ सबसे तेज होता है, और यहाँ खूब दूर दूर है, यहाँ क्या होगा, तो वही कहानी यहाँ होगी। तो बाहरी पॉइंट पर ये होगा हमारा। अच्छा एक बात बताओ, ये आया एक्सटर्नल पॉइंट पर, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस फॉर्म में? सदिश फॉर्म में। सदिश रूप में लिखना होता है क्या लगाते हैं हम लोग? कैप लगाते हैं। कहां कैप लगाते हैं? कहां पे कैप लगाते हैं? आर के साथ। तो कैसे लिखोगे? अब देखो ई वेक्टर, जब वेक्टर लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा साहब, कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिखो, 1/4 को ज्यों का त्यों लिखो, क्यू बाई आर स्क्वायर भी वैसे लिखो, और यहां क्या लगा दो, कैप लगा दो। ये कैप लगेगा तो यहां वेक्टर टांगेगा, कैप हटाए, ई हटा कि यह हटा, समझ आ रहा ना? क्लियर है? और वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। कौन पी जी? यहां कहां पी करेंगे, वहां पी रहेगा तो वहां कर सकते, यहां पी है कहां? अरे वहां भाई द्विध्रुव डायपोल मोमेंट था, और यहाँ पी पॉइंट है ना, पॉइंट इसमें है ही नहीं तो कहां शामिल करेंगे, जबरदस्ती शामिल कर देंगे। वहां पी क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, और यहाँ पी क्या है, एक पॉइंट माना गया है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, अब बताओ आर कैप को क्या लिख सकते हो? आर कैप क्या होता है, बोलो? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, नहीं जानते ये फार्मूला? ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, नहीं समझ आ रहा है? ये फार्मूला होता है ना वेक्टर का। ठीक, तो कैप इज इक्वल टू उतना लिख सकते हो, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, तो मॉड ऑफ आर की वैल्यू इसके साथ करोगे तो क्यूब हो जाएगा भाई, आर वेक्टर अपॉन आर। चलो इस बार और लिख देना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब देखो ये आर स्क्वायर और ये आर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वैल्यू आर क्यूब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर क्यूब हो जाएगी, और यहाँ केवल वेक्टर आर लगा रहेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन क्या, आर क्यूब और आर वेक्टर। ये सदिश फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक, मेन फार्मूला आपका कहाँ है, यहाँ पे है ये। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा हमारा सदिश रूप। हैव यू क्लियर? अब देखो भाई फिर से एक बार शॉर्टकट में समझो इसको, अकॉर्डिंग टू संतोष। क्यों भाई संतोष? चलो भाई समझते हैं। मेन बात क्या आएगा, जब आपको एग्जाम में ये सब करने को आएगा ना, तो बवाल बहुत सोचना नहीं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, गुरुजी आर माने थे, हम क्या मान ले, कुछ नहीं। एक तो गोला लो, आर लगाओ, समझा? एक गॉसियन सरफेस मानो, धड़ाक से ढक दो, पी पॉइंट पर क्या निकालो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर ई खींचो, एन कैप खींचो। नहीं तो समझ आ रहा, सीधा लिखो फ्लक्स, क्या लिखो, है ना, यहाँ सीधा लिखो, कहाँ लिखा हूं मैं, हाँ यहाँ फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इसके चारों ओर क्या करते हैं, गॉसियन पिच की कल्पना करते हैं। ठीक, तो क्या करो, एक तो आप लिख सकते हो, माना है गोली को जिसकी, अगर मतलब ये क्या है पता है, ये लैंग्वेज इसलिए मैं लिखता हूँ जिससे आप एग्जामिनर को समझा पाओ सही से कि मैं क्या किया हूँ। फिगर में सब छपा है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, बट अगर आप लिखोगे तो आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी, और साथ ही साथ एग्जामिनर समझेगा हाँ आप सिस्टमैटिक सब चीजों को कर पा रहे हैं। ठीक, बाकी करना तो आपको यही करना है, तो कुछ नहीं करना है। माना है गोली को जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, को एक समान रूप से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। हमने इसको आवेशित किया, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आवेश का जो वितरण हो रहा है उसके पृष्ठ पर होता है, न कि अगर आयतन हुआ होता तो क्या होता,
अगर आयतन में हुआ होता तो क्या होता? एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, पता है क्या आया था? कहा गया कि बताओ मेरे पास एक खोखला गोला है और एक ऐसा गोला है जो पूर्व से अंदर भी भरा है। समझ आ रहा है? दो प्रकार के वो गोले होते हैं, एक खोखला गोला और एक भरा हुआ गोला। कहा कि मैंने दोनों को आवेशित करना शुरू किया, मैंने दोनों को आवेशित करना शुरू किया, कौन ज्यादा आवेश खाएगा? साइज दोनों की सेम है, साइज दोनों की सेम है। बताओ ये वाला ज्यादा आवेश खाएगा कि ये वाला ज्यादा आवेश खाएगा? साइज दोनों की बराबर समझिए आप लोग, मान लीजिए दोनों गोले आपस में बराबर हैं, ठीक। और इसमें पूछा था प्रश्न, और भी पूछा है कि बताओ अगर मैं इनमें आवेश का वितरण करूं अगर मैं आवेश का वितरण करूं तो बताओ इसमें वाले में कहां आवेश का वितरण होगा और इसमें वाले में आवेश का वितरण कहां होगा? इसमें कहां होगा? पृष्ठ पर होगा। और इसमें कहां होगा? पूरा अंदर बाहर सब जगह होगा। दोनों जगह हो जाएगा। कभी भी मैंने बताया है कि आवेश का वितरण हमेशा कहां होता है? पृष्ठ पर होता है। अंदर से कोई मतलब नहीं है, कितना भी तुम भरे रहो, कितना भी खाली रखो, अंदर से इसका कोई रिलेशन चार्ज का। चार्ज जब भी वितरित होता है, अगर आप चार्ज दिए बॉडी को तो वितरित कहां होगा? अगर आप मान लो चार चार्ज इसको दोगे तो 4 ठू इसका ऐसे वितरित होगा और इसका भी 4 ऐसे वितरित होगा, सेम टू सेम। अंदर एक भी जाने वाला कोई भी आवेश का वितरण अंदर नहीं होता है। समझा? किसी भी आवेश का वितरण अंदर, तो उसको आवेशित करेंगे तो अंदर नहीं होगा। खोखला हो चाहे भरा हो, मैं क्या बता रहा हूं, दोनों लिया हूं ना। खोखला हो और चाहे तुम्हारा मन करे उसमें भर दो, पैसा वैसा रुपया रखे हो तो ठीक, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मन करे भर दो, पूरा गोले में भरे रहो अच्छे से, आवेशित नहीं होने वाला अंदर। चार्ज कहां? मैं पहले ही बताया हूं पिछले के क्लासों में कि कभी भी आवेश का वितरण हमेशा उसके पृष्ठ पर होता है। मैं पृथ्वी भी एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप पृथ्वी पे अगर आवेश का वितरण कराओ तो बाहरी बाहरी भाग पे होगा, पृष्ठ पर होगा, जहां पे हम लोग खड़े हैं वहां पे होगा, अंदर नहीं जाएगा चट्टानों में। समझ आ? ये सोच रहे हो कि चलो एकदम पृथ्वी के सेंटर पे जहां पे जो है निकिल उकिल है वहां से वो सब आवेशित होने वाले नहीं है। ठीक, पक्का हो गया? चलो एक बार यहां समझ लेते हैं फाइव इक्वल टू क्या हुआ, ईडीएस। यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम घटिया थियरी है। कुछ दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम, थीटा जीरो थीटा। और ये फ्लक्स हम लोग रोज कर रहे हैं, फाइव इक्वल टू ई डॉट डीएस होता है, होल इंटीग्रेशन को डीएस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू जीरो रखो, खट से आ गया फ्लक्स। फ्लक्स की जगह जैसे फ्लक्स आए तुरंत क्या लगा दो? गॉस का नियम लगा दो। गॉस का नियम क्या होता है? फाइव इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हो गई वैल्यू हमारी। ठीक, इसको ई यहां से निकाल लो तो 4 पाई एप्सिलॉन यहां चला जाएगा। ठीक, वैल्यू आ गई। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिए हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके। बताओ कोई दिक्कत? बस।